कहानी नेब्रास्का शहर में शुरू होती है, जहां 10 साल पहले ज़ोंबी विनाश खत्म हो चुका था और इस समय ज्यादातर ज़ोंबी सूखकर मम्मी बन चुके हैं और बचे हुए लोग कई बस्तियां बना चुके हैं। इसी के साथ एक नई पीढ़ी के युवा ज़ोंबियों से भरी दुनिया में जीने लगे हैं। होप और आइरिस दो बहनें हैं जिन्होंने इस नई दुनिया में जीवित रहना सीख लिया है और उन्होंने 10 साल पहले ज़ोंबी सर्वनाश में अपनी मां को खो दिया था और उनके पिता ने उन्हें एक यूनिवर्सिटी में ले जाकर एक कम्युनिटी की शुरुआत की जिसे ओमाहा कहा जाता है। ओमाहा में समय के साथ 10,000 लोगों की कम्युनिटी बन गई है और उन्होंने दो बची हुए बस्तियों पोर्टलैंड और सिविक रिपब्लिक को भी खोज निकाला है। इन तीन बस्तियों ने एक गठबंधन बनाया ताकि वे मिलकर एक नई मानव सभ्यता का निर्माण कर सकें और ज़ोंबीज का सामना कर सकें। अब ओमाहा एनुअल डिजास्टर मेमोरियल डे की तैयारी कर रहा है और इस अवसर पर सिविक रिपब्लिक ने कर्नल क्यूब्लिक को एक दोस्ताना दौरे पर भेजा, जो एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर में आई और उनके साथ कई सैनिक भी थे। तब सुरक्षा कप्तान फेलिक्स और उनके डिप्टी हक ने उनका स्वागत किया है। बाद में कर्नल क्यूब्लिक ने मंच पर आकर सिविक रिपब्लिक की ओर से एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने दोनों शहरों के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रशंसा की और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने का आश्वासन दिया। तब उन्होंने उन दोनों बहनों का भी धन्यवाद किया क्योंकि उनके वैज्ञानिक पिता डॉक्टर बेनेट ने हाल ही में सिविक रिपब्लिक में ह्यूमन वायरस एंटीबॉडी रिसर्च में काफी अच्छा काम किया है। हालांकि होप और आइरिस अब अकेले जी रहे थे, लेकिन डॉक्टर बेनेट और उनकी बेटियों के बीच संपर्क बना हुआ था। पहले उनके मैसेज हमेशा अच्छे होते थे, लेकिन आज सुबह डॉक्टर बेनेट ने अचानक एक मैसेज भेजा कि वह अब लैब में नहीं रह सकते हैं। जब बहनें समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें, तभी उनके दो क्लासमेट्स सिलास और एल्टन उनकी मदद के लिए आगे आए। तब उन्होंने 4 लोगों का एक ग्रुप बनाया और रात में वे सुरक्षा कप्तान फेलिक्स के पास गए, लेकिन उन्होंने सलाह दी कि उन्हें उनके पिता के बारे में जानकारी कम है और बिना सोचे समझे उनका पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिस कारण बहनें नाराज होकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली और रास्ते में कर्नल क्यूब्लिक से मिली। तब उन्होंने सुना कि बहनें अपने पिता की तलाश में जा रही हैं, जिस कारण उन्होंने उन्हें एक गुप्त नक्शा दिया जो न्यूयॉर्क के एक लैब का था। तब कर्नल क्यूब्लिक जानबूझकर बहनों को ओमाहा छोड़ने का कारण दे रही थी, लेकिन बहनें इस बात को नहीं समझ पाईं और खुश होकर घर लौट गईं। जब वे सुबह उठी तो उन्हें अपने पिता से फिर से बुरी खबर मिली। तब डॉक्टर बेनेट ने बताया कि लैब की हालत बिगड़ गई है और वह मदद मांगने जा रहे हैं। तब उन्होंने बहनों से कहा कि इस बारे में किसी को न बताएं, खासकर कमिटी और फेलिक्स को। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए बहनों ने अपने 2 दोस्तों के साथ इस बारे में बात की और चारों ने अपने बैग पैक किए और ओमाहा के पीछे के दरवाजे से निकल पड़े एक साहसी बचाव मिशन के लिए, अपने पिता की तलाश में 1000 किलोमीटर के सफर पर। इस दौरान होप एक बार फिर उस रात को याद करती है जब यह आपदा पहली बार हुई थी 10 साल पहले। उस दिन उसने और उसकी मां ने एक गर्भवती महिला के साथ एक कार को लेकर बहस की थी और उस महिला ने अपनी भावनाओं में बहकर होप की मां को गोली मार दी थी। अब अपनी मां को खून में गिरते देख होप ने बंदूक उठाए और उस महिला को मार दिया था और यह घटना धीरे धीरे होप को एक मजबूत लड़की में बदलने का कारण बनी है। एक रात के बाद तीनों ने आखिरकार एक असली ज़ोंबी का सामना किया। आइरिस सबसे पहले उस पर भाला लेकर दौड़ी, दूसरों को दिखाना चाहती थी कि ज़ोंबी को कैसे मारा जाता है। तब उसने ज़ोंबी के सिर पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका निशाना चूक गया और भाला ज़ोंबी की गर्दन में फंस गया है। लेकिन फेलिक्स ने उन्हें सिखाया था कि अगर पहला हमला फेल हो जाए तो ज़ोंबी के अंडे फोड़ देने चाहिए, लेकिन आइरिस इतनी मजबूत नहीं थी कि ज़ोंबी को गिरा सके। पर अपने वजन का फायदा उठाकर उसने ज़ोंबी को एक खाई में धकेल दिया, लेकिन वह खुद भी गिर गई, जिस कारण सभी लोग तुरंत उसके पीछे आए। लेकिन नजदीक जाकर उन्होंने देखा कि ज़ोंबी पेड़ की टहनियों में फंसा था। आइरिस ने फिर से अपना भाला उठाया, ज़ोंबी को खत्म करने के लिए तैयार हुई, पर लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद वह ज़ोंबी को नहीं मार सकी और इसके बजाय उसने उस पर उल्टी कर दी है। दूसरी तरफ फेलिक्स और हक को पता चला कि चारों घर से भाग गए हैं, जिस वजह से उन्होंने जल्दी से अपने बैग पैक किए और उनके पीछे जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे निकले, कर्नल क्यूब्लिक ने अचानक ओमाहा की ओर ज़ोंबियों की एक भीड़ खींच ली और क्यूब्लिक ने इस हमले के दौरान कम्युनिटी पर कब्जा कर लिया है। इस सब के बीच चारों लोग अपने सफर के बीच आराम कर रहे थे। वहीं एल्टन ने एक ज़ोंबी की तस्वीरें ले रहा था जो 10 साल से जमीन पर पड़ा था। अब ज़ोंबी घास में ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी हिल रही थीं, जिससे होप को डर लग रहा था। सिलास सोचते हुए कि होप साइंस में काफी अच्छा है, क्योंकि उसने कहा कि डायनासोर शायद पृथ्वी पर 200 मिलियन साल तक रहे और उन्हें विलुप्त होने में आधा मिलियन साल लगे। इसके अनुसार इंसान जो केवल आधा मिलियन साल से अस्तित्व में है, शायद अब वे भी 15 साल में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। दोनों बातें ही कर रहे हैं कि तभी आइरिस, जो अपने दूरबीन से देख रही थी, अचानक चिल्लाई। उसने आगे काले धुएं देखे और कहा जाता है कि ये फ्लेम्स 1 दशक से जल रही थीं। अब सच्चाई जानने के लिए वह काले धुएं का पीछा करते हुए अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। जब वे आग के करीब पहुंचे तो उन्होंने कुछ और किलोमीटर चलने के बाद एक मुरझाए हुए ज़ोंबी को देखा जो एक धूप में लेटा हुआ था।
तब वे चुपचाप उसके पास गए, ये देखने के लिए कि क्या ये जिंदा है, लेकिन अचानक ज़ोंबी का मुंह खुला और मधुमक्खियां बाहर निकली। इसी दौरान एक दूसरे ज़ोंबी ने एल्टन पर झपट्टा मारा और डरकर एल्टन ने ज़ोंबी के चेहरे पर स्प्रे पेंट का छिड़काव किया और पीछे की ओर गिर गया। उस समय सिलास एक बड़े रिंच के साथ उसके सामने था, लेकिन वह ज़ोंबी पर वार करने के लिए बहुत नर्वस हैं, जिस वजह से उसने एल्टन को पकड़ लिया और वे जल्दी से वहां से भाग गए। बाद में टीम कई मील दौड़ने के बाद ज़ोंबियों को पीछे छोड़ चुकी है। तब उन्होंने पास में एक पुराना कैबिन पाया और वही रात बिताने का फैसला किया है। अब समय बिताने के लिए चारों ने एक ट्री हाउस में बॉलिंग खेला, लेकिन खेल के बीच में उन्होंने एक ज़ोंबी की दहाड़ सुनी। नीचे देखते हुए उन्होंने देखा कि वह गंजा ज़ोंबी है जिसके साथ एल्टन ने होली खेली है। अब इस ज़ोंबी से निपटने के लिए होप ने एक बॉलिंग बॉल लिया और ज़ोंबी के गंजे सिर पर निशाना साधा, लेकिन उसका निशाना चूक गया और बॉल ने ज़ोंबी के चेहरे को छूते हुए उसके चेहरे को आधा काट दिया है। अब दूसरा बॉल न मिलने पर टीम ने उस परेशान करने वाले ज़ोंबी को नजरअंदाज करने का फैसला किया है। तब उन्होंने घर में एक मोनोपोली खेल देखा और वे तब तक खेले जब तक उन्हें नींद नहीं आती। पर जब सभी लोग सो रहे थे, होप ने एक स्टफ टॉय को लाइटर से जलाया और उसे नीचे फेंक दिया। जैसा कि उम्मीद थी, आधे चेहरे वाला ज़ोंबी रोशनी की ओर बढ़ गया है। तब होप ने अपना भाला लेकर ट्री हाउस से नीचे आने लगी, लेकिन अचानक वह गिर गई है, जिससे ज़ोंबी फिर से उसकी ओर बढ़ने लगा है। अब डरकर होप ने ज़ोंबी पर हमला करने की हिम्मत नहीं की और पीछे हटने लगी, लेकिन अचानक वह एक गड्ढे में गिर गई और ज़ोंबी भी उसके पीछे गिर गया। लेकिन इस समय होप ने गड्ढे के किनारे को पकड़ लिया और ज़ोंबी को लात मार के नीचे गिरा दिया, जिसके बाद होप वापस ट्री हाउस में सोने चली गई। अगले दिन सुबह होते ही पूरी टीम जलती हुई आग की तरफ बढ़ी, जहां से घना धुआं उठ रहा है, लेकिन उन्हें यह भी दिखाई दिया कि ज़ोंबियों की भीड़ चारों ओर घूम रही है। अब यह महसूस करते हुए कि आगे बढ़ना खतरनाक होगा, तब टीम टेनिस कोर्ट में बैठकर आगे बढ़ने का मस्त प्लान बनाने लगे हैं। मैप को पूरी तरह से समझने के बाद उन्होंने पास में एक हवाई अड्डा देखा। यहाँ उन्होंने प्लान बनाया कि वे हवाई अड्डे की तार की बाड़ का इस्तेमाल करके ज़ोंबियों से बच सकते हैं और बड़े ही आसानी से ज़ॉम्बीज को चकमा देकर वहां से निकल सकते हैं। इस बीच फेलिक्स और हक ने उस ज़ोंबी को खोज निकाला जिसे होप ने धक्का दिया था, और वे उसे ट्रैक करने में लगे हैं और वे उसी जगह पहुंचे जहां सभी ने रात बिताई थी। फेलिक्स ट्रैकिंग जारी रखना चाहता था, लेकिन हक उसकी सेहत को लेकर चिंतित थी। उसने जोर देकर कहा कि वे थोड़ा आराम कर सकते हैं। अब सुबह होते ही फेलिक्स ने जल्दी से हक को जगाया और वह फिर से बच्चों की तलाश में आगे बढ़ने लगे हैं। दूसरी ओर बच्चे सुबह की धुंध इस्तेमाल करते हुए चुपचाप ज़ोंबियों से भरे एरिया में घुस गए। अब बसों से भरे इलाके का फायदा उठाते हुए वे बिना ज़ोंबियों के देखे कुछ 100 मीटर आगे बढ़ गए। पर जैसे ही वे हवाई अड्डे के करीब पहुंचे, घनी धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी और ज़ोंबियों ने उनका पता लगा लिया है, जिस कारण वे तुरंत ही चारों ओर से उन्हें घेरने लगे हैं। लेकिन कोई भी सीढ़ी से इतनी जल्द बाहर नहीं निकलना चाहता था, इसलिए वे तेजी से दरवाजे की तरफ भागे और अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं। तेज सांस लेने के बाद उन्होंने अपने चारों ओर देखा और पाया कि ये पूरी जगह जलते हुए टायरों से भरी हुई है। साथ ही वह ये भी जान चुके थे कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए काफी समय लग सकता है। दूरबीन से दूर तक देखने के बाद एल्टन ने कहा कि अगर कोई छत पर जाकर टॉर्नेडो सायरन बजा दे तो उसकी आवाज ज्यादा ज़ोंबियों को अपनी ओर खींच सकती है, जिससे बाकी लोग बड़े ही आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो कोई भी सायरन बजाएगा उसे मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। ये सुनते ही आइरिस ने तुरंत इस प्लान को एकदम बेकार कहा, क्योंकि वह अपने साथियों को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन होप ने उसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा और फिर सभी को आराम करने के लिए कहा, ताकि वे अगले दिन इस मामले पर और चर्चा कर सकें। हालांकि उस रात होप अकेले उठी और आग की रोशनी की ओर बढ़ गई। अब ये स्पष्ट था कि वह खुद को पीछे रखना चाहती थी ताकि बाकी सारे लोग यहाँ से निकल जाए। और अगली सुबह आइरिस अचानक रेडियो की आवाज से जाग गई और देखा कि उसकी बहन गायब है। इस समय होप पहले ही सायरन वाली इमारत में पहुंच चुकी थी और रेडियो का उपयोग करके आइरिस के साथ प्लान डिस्कस कर रही थी। तब दोनों लड़के भी जाग गए, ये सुनकर कि होप वही कर रही है जो वे करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पर अब उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। आइरिस, जो अपनी बहन की परवाह करती थी, तुरंत उसे बचाने जाना चाहती थी, लेकिन होप ने उन्हें बताया कि उसने खुद को ज़ोंबी के खून से सना लिया है ताकि वह इमारत में जा सके, और वह कई ज़ोंबियों को बाहर लाने में भी सफल रही है। वह जल्द ही अलार्म बजाने वाली थी ताकि ज़ोंबियों का ध्यान खींच सके, पर जाने से पहले उसने आइरिस से एक मुस्कान मांगी और आइरिस ने अपनी बहन को एक अच्छी मुस्कान दी। इसके बाद तीनों ने अपनी चीजें पैक की और आगे जाने के लिए वे तैयार होने लगे। सिलास, जो सबसे लंबा और मजबूत था, इतना डर गया कि अब ज़ोंबियों से बचने के लिए उसने सभी का सामान लिया और सबसे पीछे चलने लगा है। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं चला था कि एक ज़ोंबी घनी धुंध से बाहर कूद पड़ा। उस डरावने ज़ोंबी ने उसे तुरंत उस भयानक अनुभव की याद दिला दी जब ज़ोंबी वायरस पहली बार फैला था। तब सिलास ने उसे गिरा दिया और अपने बैकपैक से अपना हथियार निकाला है।
आइरिस और एल्टन, जो कुछ समय से सिलास को नहीं देख पाए थे, जल्दी से उसकी तलाश में लौट आए और इस सीन को देखकर चौंक गए हैं। पर समय की कमी के कारण तीनों ने चुपचाप इस पर चर्चा नहीं की और एक ऑफिस में जाकर सांस लेने लगे। ऑफिस में सब कुछ सामान्य देखकर आइरिस ने सुझाव दिया कि सभी अलग अलग उपयोगी चीजें खोजें। जल्द ही एल्टन ने एक लकड़ी का दरवाजा पाया जो नहीं खुल रहा था, लेकिन अचानक दरवाजा खुल गया और सभी डर के मारे पीछे हट गए। तब उन्होंने देखा कि यह कोई ज़ोंबी नहीं था, बल्कि फेलिक्स और हक थे, जिन्होंने उनका पीछा किया और उनके पास पहुंच गए हैं। और एक नज़र में फेलिक्स ने देखा कि होप गायब है। तब आइरिस को मजबूरन बताना पड़ा कि उसकी बहन ने ज़ोंबियों को भटकाने के लिए इमारत की छत पर चढ़ने का जोखिम उठाया है। ये सुन फेलिक्स हैरान हो गया और तुरंत उसे बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन आइरिस ने कहा कि अगर सभी होप को खोजने गए तो न केवल होप का प्लान बर्बाद कर देंगे, बल्कि उसे भी खतरे में डाल देंगे। इस बीच होप जैसे ही छत पर जाने वाली है, एक ज़ोंबी ने उसे रोक दिया। होप ने जल्द दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दरवाजे को ज़ोंबी ने तोड़ दिया और ज़ोंबी ने अपना सिर बाहर निकाला। तब होप को ऊपर चढ़ना पड़ा और ज़ोंबी को पीछे छोड़ते हुए छत पर वह पहुंच गई है। छत पर पहुंचने के बाद होप ने एक जंग लगी मशीन को देखा, लेकिन उसका हैंडल टूट गया था। अब होप को कैसे भी करके मशीन को ठीक करना था। दूसरी ओर बाकी लोग कमरे में होप के इशारे का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक होप की आवाज रेडियो पर आई। उसने बताया कि वह मशीन की मरम्मत कर रही है। तब फेलिक्स ने जल्दी से रेडियो लिया और होप की मदद करने की पेशकश की, लेकिन होप ने उसे अनसुना कर दिया और सभी को बाहर निकलने के लिए कहा। उसने कहा कि अलार्म बजने के बाद वह उन्हें ढूंढ लेगी। कुछ ही समय बाद अलार्म बज गया और ज़ोंबियों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। अब सभी ने मौके का फायदा उठाते हुए कमरे से बाहर भागना शुरू किया। बाहर आते ही कुछ ज़ोंबी उन पर हमला करते थे, लेकिन फेलिक्स आसानी से उन्हें काट देता था। होप ने भी बाहरी सीढ़ी से उतरना शुरू किया, लेकिन जल्दी में उतरने के कारण उसका टखना मुड़ गया और उसे लंगड़ाते हुए बाहर की ओर बढ़ना पड़ा। इसी दौरान ज़ोंबियों की भीड़ ने उसे देख लिया है, लेकिन उस महत्वपूर्ण क्षण में उसने तेल लीक होते हुए देख लिया था, जिस कारण उसने तेजी से तेल से भरे एरिया में दौड़ लगाई और एक लाइटर फेंक दिया है। अब तुरंत ही उसके सामने आग भड़क उठी, जिससे ज़ोंबी की भीड़ चिकन फ्राई में बदल गई है। कुछ दूरी पर भागते रहने के बाद उसने देखा कि आइरिस उसका इंतजार कर रही है। वह उसे मिलने ही वाली थी कि अचानक दो आधे जले हुए ज़ोंबियों ने उस पर हमला कर दिया है। अब होप के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए उसने उन्हें लात मारी, लेकिन वह गिर गई। तभी आइरिस ने भला पकड़ा और दो ज़ोंबियों को रोकने लगी। उसने एक ज़ोंबी के सिर को सटीक वार से उड़ा दिया, लेकिन दूसरे ज़ोंबी ने उसे गिरा दिया। अब जैसे ही आइरिस मुश्किल में थी, होप ने उठकर अपना भाला उठाया और अपनी बहन को अंतिम क्षण में बचा लिया है। बाद में दोनों बहनें एक दूसरे को सहारा देकर घनी धुंध से बाहर निकल रही हैं। तभी अचानक ढेर सारे टायर फिसलने लगे, जो उनके भागने के रास्ते के बीच में आने वाले हैं। पर सिलास ने अपनी ताकत से बाढ़ को संभाल लिया है, ताकि सभी को भागने का समय मिल सके। जब सभी ने वहां से निकलना शुरू किया तो सिलास ने टायरों को गिरने दिया, जिससे रास्ता बंद हो गया और पीछा कर रहे ज़ोंबियों को रोक दिया है। बाद में टीम ने उस भयानक जगह को पार किया और एक झील के किनारे कैंप लगाया है। तब फेलिक्स ने फिर से घर लौटने का सुझाव दिया, लेकिन चारों ने डॉक्टर बेनेट को बचाने का फैसला किया है। अगले दिन टीम न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रही है। तब वे चलते चलते आराम से बातचीत कर रहे थे, जबकि फेलिक्स और हक पीछे चल रहे थे। काफी चर्चा के बाद दोनों ने देखा कि एल्टन बाकियों के साथ कम बात कर रहा था। शायद वे पहले उससे बात करके टीम को घर लौटने के लिए मना सकते थे। तभी काले बादल उनके ऊपर छा गए और तूफान से बचने के लिए उन्हें जल्दी से एक पुराने हाई स्कूल में जाना पड़ा। तब स्कूल में आकर आइरिस ने क्लास में रखी अपनी दोस्तों की तस्वीरों को देखा और प्री अपोकैलिप्स स्कूल जीवन की यादें उसके मन में ताज़ा हो गईं। अब 10 साल बीत चुके थे और स्कूल अब खंड में बदल चुका था। तब फेलिक्स ने कहा कि सभी को ग्रुप में बढ़कर काम का सामान खोजना चाहिए, साथ ही उन्हें तूफान का फायदा उठाकर कुछ पीने का पानी इकट्ठा करना था। तब हक ने होप के साथ जाने का फैसला किया, यह कोशिश करते हुए कि वह उसे अपना मन बदलने के लिए मना सकती है। लेकिन होप उसकी बातचीत से परेशान थी। कई साल तक होप और डॉक्टर बेनेट के बीच का रिश्ता तनावपूर्ण रहा था, क्योंकि डॉक्टर बेनेट हमेशा अपने शोध में डूबे रहते थे। इस बीच फेलिक्स ने एल्टन के साथ मिलकर स्कूल के केमिस्ट्री लैब की ओर बढ़े। तब उन्होंने पानी इकट्ठा करने के लिए कई प्लास्टिक की बोतलें पाईं। तभी अचानक उन्होंने बाहर से एक ज़ोंबी की आवाज़ सुनी। बाहर जाकर उन्होंने जमीन पर खून के निशान भी देखे। अब फेलिक्स ने जल्दी से वॉकी टॉकी से बाकी लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। ज़ोंबियों की भीड़ के कारण एल्टन घबरा गया और फेलिक्स ने इस अवसर का उपयोग करते हुए उसे घर लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह इस पर सोचने वाला है। अब खून के निशानों का पीछा करते हुए वे एक क्लास में पहुंचे जो हड्डियों से भरी हुई थी, लेकिन ये ज़ोंबियों का काम नहीं था। तब फेलिक्स ने जल्दी से एल्टन के साथ पीछे हटने का निर्णय लिया है। इस बीच आइरिस और सिलास ने जिम में कुछ बिखरे हुए ज़ोंबियों का सामना किया और उनकी अच्छी किस्मत से ज़ोंबी एक कमरे में फंसे हुए थे और बाहर नहीं आ पा रहे थे। फिर भी
आइरिस ने फेलिक्स को चेतावनी देने के लिए वॉकी टॉकी का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ये भी खराब हो गया है। अब कोई और रास्ता न होने पर दोनों ने जिम की खोज की और सिलास ने एक सीट के नीचे सोडा के कैन पाए, जिसे देख उन्होंने 2 कैन खोले और पीने लगे। कुछ समय बाद फेलिक्स और एल्टन उस जगह पर पहुंच गए, लेकिन लोहे का दरवाजा जाम हो गया था और वे इसे खोल नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ ज़ोंबी है, जिससे उनके पास वहीं रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। तब फेलिक्स ने उन्हें बताया कि वह ज़ोंबियों को बाईपास करने का एक तरीका खोजेगा और उन्हें दरवाजा खोलने में मदद करेगा। इस बीच हक और होप ने स्कूल के फूड स्टोरेज का पता लगाया, लेकिन वहां एक अजीब ज़ोंबी था जिसकी टांग टूटी हुई थी। तब हक ने होप को जल्दी से खाना इकट्ठा करने के लिए कहा, जबकि उन्होंने ज़ोंबी को खत्म करने के लिए अपना हथियार उठाया है। इसी समय तब उन्होंने उस मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकले और वे वहां से भागने में कामयाब रहे हैं और आगे चलते हुए वे तहखाने में पहुंचे, जहां उन्होंने एक फ्लेयर पाए और उसकी रोशनी में तहखाने की खोज शुरू की। तब अचानक उन्हें एहसास हुआ कि तहखाने में ज़ोंबियों की संख्या कुछ ज्यादा ही है, जिस कारण उन्हें उनसे लड़ना पड़ा है और एक साथ पीछे हटना पड़ा है। लेकिन हर कमरे में कई ज़ोंबी थे और भागने के लिए जो लोहे का दरवाजा था वह नहीं खुल रहा था। तब सिलास ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब होने पर उसे ज़ोंबियों के साथ फिर से लड़ना पड़ा है। पर एक जीवन और मृत्यु के क्षण में सिलास फिर से फ्लैशबैक में चला गया, लेकिन उसने एक ज़ोंबी को धक्का देकर उसे गिरा दिया और उसका सिर चूर चूर कर दिया है। यहाँ ये खुलासा हुआ कि उसने स्कूल में एक लड़के को अस्पताल भेजा था। इसके बाद से कई टीचर और स्टूडेंट्स उससे दूर रहने लगे थे, जिससे सिलास स्कूल में अकेला पड़ गया था। इस समय फेलिक्स, जो एक अलग रास्ते से उनके पास आ चुका है, और सिलास को रोकने में मदद की है। इस भयानक घटना ने अब एल्टन को अपनी कमजोरी का एहसास कराया, इसलिए उसने फेलिक्स की बात को समझा और सिलास को घर लौटने के लिए मनाने लगा है। सिलास, अब जो खुद में ही उलझा हुआ चुपचाप बैठा रहा, तब आइरिस उसके पास गई और उसे समझने की कोशिश करने लगी हैं। ये जानकर कि वर्षों से उसके क्लासमेट्स ने अफवाहें फैलाई थी कि उसने अपने माता पिता को पागलपन में मार डाला था। पर आइरिस इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि सिलास ने उसे 2 बार बचाया था। इस बीच बाहर तूफान गुजर चुका था और फेलिक्स के सुझाव पर सभी ने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया है। लेकिन निकलने से पहले एल्टन ने एक ग्रुप फोटो लेने की पेशकश की, ताकि उन्हें ये पल याद रहे। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के शुरू होने के बाद मिसिसिपी नदी का पुल अब केवल एक सुनसान खंडर बन चुका था। अब नदी के दोनों किनारों पर बिखरे हुए जहाज और डूबे हुए मलबे थे, पर अब टीम को मिसिसिपी को पार करने के लिए खुद एक नई नाव बनानी थी। तब आइरिस ने जल्दी से नदी के किनारे पर कई फेंके गए नीले बैरल देखे। कुछ तख्तों और रस्सियों के साथ वे एक नाव बना सकते थे जो नदी को पार कर सके। अब सामान इकट्ठा करने के लिए वे पास के एक पुराने गोदाम में गए, जहां उन्हें बहुत सारी रस्सियां और पंखे के ब्लेड मिले जो प्रोपेलर के रूप में काम कर सकते थे। लेकिन अंदर एल्टन ने एक चेक शर्ट पहने हुए एक कंकाल को देखा, जिससे उसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के ठीक पहले के याद आई, जब उसके पिता और गर्भवती माँ से डायनासोर के विलुप्त होने के इतिहास के बारे में समझा रहे थे। पर उसे यह नहीं पता था कि अब मानवता खुद एक संकट में होगी। इससे भी भयानक, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ, जो थोड़ी देर बाद काम पर गई थी, होप और उसकी माँ से मिलेगी और दोनों के बीच टकराव होकर वह होप के हाथों मारी जाएगी। जब एल्टन अपनी यादों में खोया हुआ था, तब बाकी लोग नाव के लिए सामान इकट्ठा कर चुके थे, जहां उन्होंने एक भाप इंजन भी पाया और तुरंत नाव को असेंबल करना शुरू कर दिया। हालांकि जब उन्होंने नाव पूरा सेट किया तो उन्हें एहसास हुआ कि केवल लकड़ी जलाने से भाप इंजन शुरू नहीं हो रहा है। और इस समय एल्टन को गोदाम में नाखून के पेंट के बैरल याद आए, जो आग पकड़ सकते हैं और इससे शायद वह इंजन भी शुरू कर सकते हैं। अब इस विचार के साथ वह और सिलास गोदाम में वापस गए ताकि पेंट को खोज सकें। इस बीच फेलिक्स आइरिस को दूसरे गोदाम में ले गया, ये देखने के लिए कि क्या वे कोई ईंधन खोज सकते हैं। पर अचानक एक बिजली की चमक ने गोदाम के पास के बिजली के खंभे को हिट किया, जिससे गोदाम का दरवाजा टूटकर वहां से ज़ॉम्बियों का झुंड बाहर निकल आया है, जिसे देखने पर फेलिक्स ने तुरंत आइरिस को दौड़ने के लिए कहा है। इस बीच हक और होप, जो किनारे पर थे, वे इंजन को ठीक कर रहे थे। ठीक उसी समय एल्टन और सिलास कुछ बैरल के साथ लौटे और उन्होंने इसे भाप इंजन में डाला, जिसके चलते इंजन तेजी से भागने लगा है। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा नहीं रही, क्योंकि इंजन का बेल्ट गिर गया। इस समय ज़ॉम्बी भी उनके पास पहुंच रहे थे, जिसे देख सभी की सुरक्षा के लिए फेलिक्स ने एक मछली पकड़ने की लाइन का उपयोग किया और इसे पास के पेड़ों के चारों ओर बांध दिया, जिससे एक अदृश्य जाल बन गया है, जिस कारण नासमझ ज़ॉम्बी जाल में फंस गए। लेकिन कुछ अभी भी दोनों तरफ से चुपके से आ रहे थे, पर होप और आइरिस, दोनों बहनें फेलिक्स की मदद के लिए दौड़ पड़ी, जिससे फेलिक्स को एक एक करके ज़ॉम्बियों को खत्म करने का मौका मिला है। इस बीच एल्टन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां अपोकलिप्स के दिन उसके पिता ने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया था, जिससे उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया था। लेकिन अपनी टीम को मदद करने के लिए उसने अपनी कमजोरी को चुनौती देने का मन बना लिया है, जिस कारण वह नाव के नीचे झुक गया और उसे गिरा हुआ बेल्ट मिला। तब उसे इसे ठीक करने में केवल कुछ मिनट लगे।
लेकिन जब वह बाहर आने के लिए तैयार हुआ तो वह वहां बुरी तरह से फंस गया है। अब एल्टन डरावनी बचपन की यादों से कांपने लगा है, लेकिन फेलिक्स और बाकी लोग दौड़कर आए उसे बाहर खींच लिया। पर नजदीकी ज़ोंबियों का एक ग्रुप नदी की ओर बढ़ रहा था, जिस कारण बिना समय गवाए सभी नाव के पीछे दौड़ पड़े और इसे पानी में धकेलने की कोशिश करने लगे हैं। हालांकि टीम ने अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी नाव 1 इंच भी नहीं हिली और ज़ोंबियों को पास आते देख होप ने नाव छोड़ने और अपनी जान बचाने का सुझाव दिया है। पर इस महत्वपूर्ण क्षण में फेलिक्स ने टीम को शांत रहने को कहा और उसने एक लंबी लकड़ी खोजी और नाव को हिलाने की कोशिश वह करने लगा है। तब दम लगा के हईशा कहते हुए आखिरकार वह नाव को पानी में उतार चुके हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसी सीरीज के सेकंड पार्ट में। थैंक यू।